नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज बात होगी आकाश आनंद की घर वापसी की, रामजी लाल सुमन के विवादित बयान से घिरे अखिलेश यादव की, और वक्त कानून पर पीएम मोदी के दिए बड़े बयान की, और साथ ही अंत में आपसे खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन, पुलिस ने कई नेताओं को लिया हिरासत में। योगी सबसे बड़े भोगी, इमामों की सभा में बोली ममता बनर्जी। कपड़ा पहनने से कोई योगी नहीं बन जाता है, यूपी के सीएम पर अखिलेश का वार। मुर्शिदाबाद हिंसा में कुल 273 आरोपियों को अरेस्ट किया गया, बोले जंगीपुर एसपी आनंद राय। जस्टिस बीआर गवाई होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार को भेजी सिफारिश। वक्फ संशोधन कानून, मुस्लिम उत्तराधिकार में दखल, एससी से बोले कपिल सिब्बल। लाडली बहना योजना की 23वीं किश्त जारी, सीएम मोहन यादव ने 1.27 करोड़ महिलाओं के खातों में डाली राशि। महाराष्ट्र में उपद्रवियों का तांडव, अवैध दरगाह गिराने आई टीम को पत्थर लेकर दौड़ाया। सोने चांदी के दामों में उछाल, 96,320 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। शेयर बाजार में हरे निशान पर क्लोजिंग, सेंसेक्स 309 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,450 के करीब पहुंचा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। आकाश आनंद ने मायावती से आखिरकार माफी मांग ली है, और खास बात तो यह है कि माफी मंजूर भी हो गई है और बीएसपी में वापसी भी पक्की हो गई है। दरअसल बीएसपी नेता और आकाश की बुआ मायावती ने आकाश आनंद को एक और मौका देने की बात कही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मायावती ने किसी को माफ किया हो और दूसरा मौका दिया हो। आपको बता दें कि मायावती पहले भी ऐसा करती आई हैं। एक जमाने में माफिया मुख्तार अंसारी और उनके भाइयों को भी ऐसे ही मौका दिया था, लेकिन वे उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके और अगले ही चुनाव में मायावती ने अंसारी भाइयों को टिकट तक देने से मना कर दिया था। आकाश आनंद के साथ कैसा सलूक होगा किसी को नहीं मालूम। कम से कम लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक उनके साथ हुए व्यवहार को देखकर तो ऐसा ही लगता है। करीब 40 दिन बाद आकाश आनंद की बसपा में वापसी के बाद आज बुधवार को मायावती ने लखनऊ में पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में मंडल और जिला इंचार्ज के साथ ही 300 पदाधिकारियों को बुलाया गया। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मायावती ने बिहार चुनाव, आकाश आनंद की वापसी और उन्हें पार्टी में अहम पद लेने को लेकर चर्चा की। बता दें कि आकाश आनंद ने अपनी बुआ मायावती से माफी मांग ली है। आकाश आनंद ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आदरणीय बहन जी से अपील है कि वे मेरी सभी गलतियों को माफ करके मुझे पुनः पार्टी में कार्य करने का मौका दिया जाए। इसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। साथ ही अब मैं आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा। इससे पार्टी व आदरणीय बहन जी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। जिसके बाद मायावती ने अपने भतीजे को माफ करते हुए एक्स पर लिखा। श्री आकाश आनंद द्वारा एक्स पर आज अपने 4 पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने व सीनियर लोगों को पूरा आदर सम्मान देने के साथ ही अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बीएसपी पार्टी व मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर इन्हें एक और मौका दिए जाने का निर्णय। गौरतलब है कि पिछले दिनों आकाश आनंद ने अपनी बुआ और मायावती सुप्रीमो मायावती से माफी मांगी थी। इसके बाद मायावती ने आकाश आनंद को एक और मौका देते हुए पार्टी में उनकी वापसी करा दी थी। इसके बाद से ही आकाश आनंद की पार्टी की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि मायावती ने उन्हें क्या पद देंगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आकाश आनंद को आगामी बिहार चुनाव की जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। हालांकि कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। आकाश आनंद की माफी भी किसी रणनीति का हिस्सा हो। यह भी हो सकता है कि आकाश आनंद को बीएसपी से निकाला जाना भी मायावती की रणनीति का हिस्सा और अब सार्वजनिक तौर पर माफी मंगवाकर फिर से घर वापसी का रास्ता पक्का कर दिया गया है। लेकिन मायावती ने यह भी साफ कर दिया है कि आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ की वापसी संभव नहीं है। खैर जो भी हो, वक्त आने पर साफ हो जाएगा। खैर रुक करते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के दिए बयान से हलचल मची हुई है।
इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक उस बयान की आग सुलग रही है और इसकी जद में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी आ गए हैं और उनके ऊपर भी निशाना साधा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अभी ये मसला शांत नहीं हुआ था कि इसके बाद फिर रामजी लाल सुमन ने अंबेडकर जयंती पर विवादित बयान दे दिया। जी हां, रामजी लाल सुमन ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। अगर कहोगे कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो तुम में किसका डीएनए है, सुनिए। प्रचार कर देना तो बड़ा खतरनाक मामला है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड्ढे बड़े उखाड़ोगे तो भारी पड़ जाएगा। अभी बौद्ध गया में आंदोलन चल रहा है, क्या बात का आंदोलन चल रहा है। वक्त का कानून हमारे देश में आया और कहा गया 3 हिंदुओं के नुमाइंदे भी वक्त में रहेंगे। जैन धर्म है, सनातन धर्म है। अगर कोई ट्रस्ट बनता है किसी मजहब का, धर्म का, तो उसी मजहब के लोग उसमें रहते हैं। वक्त में 3 सनातनी रहेंगे, क्यों रहेंगे? वक्त तो इस्लाम को मानने वालों का है। वहीं इस बयान को लेकर जब सपा मुखिया अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी में यही कहूंगा कि इतिहास से जुड़ा कोई सवाल नहीं करें, क्योंकि इतिहास में हर तरीके की बातें होती हैं। जाहिर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में सपा सांसद रामजी लाल सुमन आगरा के समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे हुए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, मैदान तैयार है, 2-2 हाथ होंगे। सुमन के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके चलते अखिलेश यादव को सफाई देनी पड़ रही है। भाजपा समेत हिंदू संगठन सपा पर हमलावर हैं और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे हैं। खैर, बढ़ते हैं हम अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को हरियाणा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय को सच का ऐसा आईना दिखाया है जिससे कांग्रेस तिलमिला उठी है। उन्होंने कहा कि वक्त की संपत्ति का अगर ईमानदारी से उपयोग हुआ होता तो मुसलमान नौजवानों को साइकिल का पंक्चर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। उनके इस बयान पर कांग्रेस और एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, सपा नेता अबू आजमी का बयान सामने आया है। सभी पीएम को उनके बयान के लिए टारगेट कर रहे हैं। हालांकि देश के आंकड़े बताते हैं कि पीएम ने जो कहा उससे भी बुरी स्थिति में मुसलमान हैं। आपको बता दें कि आजादी के बाद से कांग्रेस मुसलमानों को डराकर उनका वोट लेती रही। अगर कांग्रेस को मुसलमानों की इतनी चिंता होती तो देश में सबसे ज्यादा गरीबी मुस्लिम समुदाय में नहीं होती। देश के अधिकतर मुसलमान आज नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। शिक्षा से लेकर नौकरियों और बिजनेस सभी क्षेत्रों में उनकी स्थिति बेहद दयनीय है। यही कारण है कि सच्चर समिति की रिपोर्ट में मुसलमानों की स्थिति देश के दलितों से भी अधिक दयनीय बताई गई। ऐसे में वक्फ संपत्तियों से मुसलमानों का बहुत भला हो सकता था, पर ऐसा होने नहीं दिया गया। अब जब वक्फ संपत्तियों को भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश हो रही है तो एक बार फिर मुस्लिम समुदाय को भड़काया जा रहा है। बता दें कि 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर थी। केवल 4% मुस्लिम युवा ग्रेजुएट स्तर की पढ़ाई तक पहुंचते थे और साक्षरता दर भी राष्ट्रीय औसत से नीचे थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के शासनकाल में मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी घटता गया। 1980 में लोकसभा में 49 मुस्लिम सांसद थे, जो 2014 में घटकर 22 रह गए। कांग्रेस ने 2014 के चुनाव में 31 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से केवल 7 संसद पहुंच सके। मुस्लिम समुदाय का भी मानना है कि कांग्रेस उन्हें प्रतिनिधित्व का मौका नहीं दे रही है, जिससे समुदाय में असंतोष बढ़ा है। 2014 के बाद बीजेपी के प्रभाव के चलते कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी, आरजेडी जैसी पार्टियों ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों को टिकट देना कम कर दिया। बता दें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू का दावा है कि विश्व में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी भारत में है। लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन है और 8.72 लाख संपत्ति है, जिनसे कमाई 200 करोड़ है। सरकार वक्फ प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल कर उनका उपयोग गरीब मुसलमानों के लिए करना चाहती है। जाहिर है कि अगर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सही उपयोग होता है तो हजारों करोड़ के फायदे की उम्मीद है।
इतनी बड़ी रकम से लाखों गरीब मुसलमानों की जिंदगी में बहार लाई जा सकती है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से हम रूबरू करवा देते हैं। जानवरों को इंसानों का सबसे वफादार और सबसे अच्छा दोस्त माना जाता रहा है और ये बेजुबान इंसानों के हर सुख दुख में उनके साथ रहते हैं और इंसानों का भी फर्ज है कि वो उतना ही उनके कर्जदार हों और उनकी देखभाल करें। लेकिन आज के समय में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफ़ी डराने वाली हैं और चिंताजनक भी। दरअसल हाल ही के दिनों में इन बेजुबानों पर बर्बरता की सारी हदें पार हो गई। बीते दिन छत्तीसगढ़ से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें कुछ ग्रामीणों ने बहुत ही निर्दयता से एक बेजुबान भालू को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि ग्रामीणों ने भालू के सामने के दोनों पैर को एक भारी भरकम लकड़ी के तख्ते के साथ स्टील के मजबूत तार से बांध दिया और एक ग्रामीण उसके कान को पूरी ताकत और बेरहमी के साथ खींचता रहा। ग्रामीण की इस क्रूरता ने भालू दर्द से तड़पता दिख रहा है। वहीं पास में खड़े एक और ग्रामीण ने हाथ में डंडा लिया और पूरी ताकत से भालू के सिर पर मार कर उसे लहूलुहान कर दिया। इतने से भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने डंडा रखकर भालू के नाखून को उखाड़ दिया। इस घटना से भालू के दर्द की चीखें तेज हो गई और वो दर्द से कराहता रहा, लेकिन किसी को भी उस बेजुबान पर दया नहीं आई। वही घटना बीती नहीं थी कि आज एक और खबर मध्य प्रदेश के भिंड से सामने आई है, जहां कुछ लोगों ने एक कुत्ते को खटिया से बांधकर बुरी तरीके से पीटा। क्रूरता की हद ये थी कि उन्होंने कुत्ते के मुंह में डंडा डालकर रखा और प्लास से उसके दांत निकाल दिए। हालांकि इन दोनों ही घटनाओं में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये घटनाएं मनुष्य की संवेदनहीनता, बर्बरता एवं क्रूरता की मानसिकता को दर्शाती है। बेजुबानों के साथ निर्दयता का सिलसिला खत्म नहीं होना चिंताजनक है। पशुओं के साथ क्रूरता की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। सड़क पर रहने वाले जानवरों से लेकर पालतू पशुओं तक को क्रूरता झेलनी पड़ रही है। दूध निकालकर गायों को भी यूं ही छोड़ दिया जाता है। भूखी प्यासी गायें कचरा मुंह में मारती नजर आती हैं, पॉलीथीन तक खाती हैं। कुत्ते बहुत ज्यादा क्रूरता झेलते हैं। पहाड़े, घोड़े, खच्चर, ऊंट, बैल, गधे जैसे जानवरों का इस्तेमाल माल की ढुलाई के लिए किया जाता है और इस दौरान उनके साथ बहुत ज्यादा क्रूरता और बर्बरता दिखाई जाती है। पशुओं की तकलीफों को लेकर बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने के लिए कानून सख्त होना चाहिए, जेल भी हो और साथ ही साथ भारी जुर्माना भी हो, ताकि लोगों में डर पैदा हो। खैर, आपके इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।